हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, आप किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। तो वो क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछली क्लासों को देखते रहिए, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और आज अभी मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को स्पेशल चीजें जैसे रीजनिंग है, मैथ्स डिकोडर पे आप लोगों को स्पेशल रीजनिंग मिलेगी। जितने भी एग्जाम में पूछे गए अभी तक रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम कराएंगे। आप यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, आप जितने 25 को 50 नंबर की आती 50 में 50 आप लाएंगे, 100 नंबर की आती तो 100 में 100 लेके आएंगे। यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो उसको पढ़ाएंगे और आपको अब जो होगी, जो स्टैटिक जीके की जो क्लासेज होगी, इसमें जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, उन सभी को भी मैं छोटी छोटी वीडियो के साथ में तो वो डिस्कस करेंगे। चाहे आपकी 2 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, 4 मिनट की हो, जैसे कोई भी युद्ध है तो उसको भी डिस्कस करना है। जैसे सीरीज है युद्धों की जो पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे क्या करना, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान पे रखना है और उस पर आज, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अध्याय है, उसी से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहां से ग्रहण किए गए हैं, तो वो देखो आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जबकि आर्टिकल नंबर 36 से 51 की बात करते हैं। किस चीज? आर्टिकल नंबर 36 से 51 भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 फ्रांस से जानते हो गणतंत्रात्मक शासन की बात करता है। सोवियत संघ रूस की बात होती, पूर्व सोवियत संघ रूस जिसे रूस कहते थे, उससे हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब जो है वो हमारी कहां से? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में भाग में है? 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7वां निरस्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से अभी बताए थे 51 तक, 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो सीडीएस में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता? भैया वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या होता है? राज्य को कल्याणकारी बनाना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक। उपर्युक्त सभी प्रकार के। क्या? उपर्युक्त सभी प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही इसका मेन मोटो था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे शामिल करने का उद्देश्य क्या था? क्या है? शामिल करने का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना? नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र थोड़ी ना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो आईएएस में 2002, आरआरबी में 2004 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय या उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये भाई बहुत बड़े जो आपके क्या होते हैं, बहुत बड़े संवैधानिक जो वो होते हैं, जानकार होते हैं, केटी साहब, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये कई बार पूछा गया एसएससी में, तो 10 बार पूछा गया।
अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। तो ये देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आप जानते हैं कि आप जो मौलिक अधिकार जो थे उसमें संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल नंबर 31 में उसे हटा करके और आर्टिकल नंबर 300A के तहत उसे क्या बनाया गया, उसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता। क्यों जाना जाता, इसका रीजन आप जानते हैं। इस समय इस संविधान संशोधन के माध्यम से इतने बड़ा संशोधन हुआ जिससे क्या होता आप जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए। आप देख रहे प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ। क्या हुआ, प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ। आपके मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन हुआ। क्या हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन हुआ। काफी चीजों में बड़े पैमाने पे संशोधन हुआ। इसीलिए भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। उस समय आपकी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो देखो समाजवादी, कौन सी समाजवादी, तो आप जानते राज्य के नीति निर्देशक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य का जो आदेश दिया जाता है वो किसके तहत दिया जाता है? तो आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छी किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कि ये क्या कहा था, बताइए। इसको किसने कहा था कि ये एक क्या है, कि ये क्या है, बताओ। ये एक बैंक की चेक है जो सुविधा अनुसार दिनांकित किया जा सकता है बैंक में। तो ये किसने, केटी शाह ने कहा था, अभी मैंने बताया था। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत का तत्व है वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार उपयुक्तों में से कोई नहीं। एमपीपीसीएस में पूछा गया, ये योग्य। आर्टिकल नंबर जो आपका 38 है, कौन सा है, 38 है, उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 38 में कहा गया है कि 37 में, किसमें, 37 में, इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता। ये वाद योग्य नहीं है, जबकि आपके मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? ये भाई सरकार के पास में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर पाया जाता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये बंधनकारी होते हैं, जबकि मूल अधिकार जो होते हैं वो बंधनकारी नहीं, बिल्कुल गलत बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य होते हैं, जबकि मूल अधिकार नहीं, ये भी गलत। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक, वे परस्पर विरोधी, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, वे दोनों वाद योग्य है। तो देखो इसमें जो प्रावधान किया गया वो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्या होते हैं कि आपको मौलिक अधिकार मिल गए, अब उनका प्रयोग आप किस प्रकार से करोगे? वो तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही तो वो पूरक होंगे। अगर राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा तुम्हारे वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए, तो आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या कर सकते? अगर राज्य जो है एजुकेशन की सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी ना बनाए, आपको पढ़ने की छूट ना दे, पढ़ने का अधिकार है, स्कूल ना बनाए,
ठीक है, हॉस्पिटल ना बनाए तो आप क्या करोगे? मौलिक अधिकारों को लेकर के खूब टहलते रहो। भाई टहलते रहोगे, अस्पताल ही नहीं तो इलाज कहाँ कराओगे, स्कूल ही नहीं तो तुम पढ़ाई कहाँ करोगे? मौलिक अधिकार लेकर के खूब टहलो। कहो कि आप मुझे, आर्टिकल 21 में कहा गया है 21A में कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब ये बात देखो, आपके मूल कर्तव्य में भी जोड़ दी गई, आपके फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ दी गई, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तीनों में जोड़ दी गई। तीनों में है, इसलिए है, जानते हो क्यों? क्योंकि अब ये तीनों है तो तीनों लोग इस पे काम करेंगे। आप पढ़ाई करेंगे, वो स्कूल विद्यालय बनाएंगे, और मौलिक कर्तव्य आपका ये ड्यूटीज है। माता पिता का क्या, जो आपके संरक्षक है, उनका भी इस प्रकार का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित करते हैं। राज्य के निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में। तो आप जानते हैं राज्य के निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। ठीक है, क्या की गई है? कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कहा गया है हाँ, कुछ का हो सकता है। क्या? कुछ को हो सकता है, सबका नहीं, लेकिन कुछ का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। क्या है? प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ये भाई राज्य के नीति निर्देशक। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और इसको प्रोत्साहन देने, ये आपकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51 में, अंतरराष्ट्रीय संधि और से संबंधित। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, और ये समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो ये बताओ, ये आर्टिकल नंबर किस में बात की गई? किसमें बात की गई है? समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान किया गया है। बताओ किसमें बात की गई है समान कार्य के लिए? देखो ये बात की गई है, ये जो आपकी बात की गई है आर्टिकल नंबर जो 43 जो है, क्या है? 43 जो है उस पर बात की गई है। तो ठीक है, क्या है? आर्टिकल नंबर 33। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। आगे प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए? क्या आवश्यक अवसर प्रदान कर लिए? देखो आवश्यक अवसर नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी संकल्पना सम्मिलित है गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? आर्थिक न्याय की बात करता है तो कौन सा? तो आर्थिक न्याय की बात करता है तो बताइए कौन सा अनुच्छेद बात करता है? आर्थिक न्याय की जो बात करता है वो कौन सा अनुच्छेद जो बात करता है बताइए। ठीक है, तो आर्थिक न्याय की बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नांकित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं सम्मिलित? अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बिल्कुल से। 14 वर्ष तक के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, सही बात है। ठीक है, इसका भी ठीक है। जबकि आप देख रहे हो गोवध का जो बात करता है, गौवध, गायों के वध से संबंधित वो भी बात करता है, लेकिन निजी संपत्ति की नहीं, निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट।
अगला है राज्य के नीति निर्देशक तो नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, पोषाहार के स्तर को उठाना, ये भी है। कमजोर क्या कमजोर कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण, बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथककरण है वो आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया है। जबकि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास की जो बात है ये फंडामेंटल ड्यूटीज में कहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तो क्या में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो आप जानते हैं आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की कुटीर उद्योग इसकी है, बाकी तो सबकी अस्पृश्यता वो सब उसमें मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है या ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम करना। क्या आय की असमानताओं को कम करना? तो देखो ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी जो है स्वशासन के श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ठीक है, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, यही गांधी जी का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तो महत्व किसके लिए है? भाई इसका जो महत्व है वो राज्य के लिए है। किसके लिए? राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आप जानते हैं वो एक ही राज्य था जिसका नाम था गोवा। क्या था? गोवा 1900। ठीक है, तो यहां लागू थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा? तो भाई ये बात की गई है 14 वर्ष तक की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है और एवं उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है। क्या है? और इसमें पूछा गया है कौन सा जो है वो ऑप्शन भिन्न है, मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भिन्न है, क्योंकि राज्य के निर्देशक तत्व जो है वो परिवर्तनीय नहीं जबकि मूल अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की वरीयता प्रदान कर दी गई है? तो आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, अभी मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो अभी आपको बताया था किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद जो 38 है, जो आर्टिकल नंबर जो 38 है, उसमें कहा गया राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या? सामाजिक व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि आप आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा की जैसे 12 में बात करता, उसी प्रकार राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 36 में करता। 49 की बात करोगे तो 49 में आप जानते हो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं या स्थान होते हैं या वस्तुओं का संरक्षण की बात करता। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता। आगे बढ़ते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये बात की गई है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात आर्टिकल नंबर 39A में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। 44 में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। 39 में आपके राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति या तत्वों की बात की गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल नंबर 40। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जबकि आर्टिकल नंबर इसका 48 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता, कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता। 32 जब बात करोगे
तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो होता उसे संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है और वो कुछ रिटें 5 प्रकार की जारी कर सकता है। ये आपके आर्टिकल 32 कहता है। वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। जबकि आपकी आर्टिकल नंबर 48 क्या है? आर्टिकल नंबर 48 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा की बात करता। 48 मैंने बता ही दिया था। 48 क्या बताया था? कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने के प्रावधान अभी मैंने बताया आर्टिकल नंबर 44 में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 काम में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात करता, जबकि 45 में किसकी बात करता था? बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता था। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है? आर्टिकल नंबर अभी मैंने बताया था 50 में यह बात की गई है। किसमें? 50 में बात की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति? 51 में हमने शुरू में बताई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा का अधिकार? तो शिक्षा संबंधी जो है सुरक्षा का अधिकार किस में दिया गया बताइए? अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अभी आप लोगों को मैंने बताया। तो ये आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया। इसमें आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय, जो अनुसूचित और अनुसूचित जातीय जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके शिक्षा और सार्वजनिक हितों संबंधी अभिवृद्धि की बात की गई है। ठीक है, जबकि आपके 47 में बात करोगे तो उनके पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं उनको सुधार करने की बात करता है। जबकि 45 में किसके? बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। काम करने के अधिकार को राज्य के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? तो आप जानते आर्टिकल नंबर 41 के अंतर्गत, अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41। 21 में किसकी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। 18 में उपाधियों का अंत था। ठीक है, 46 आप जानते, 46 में अभी मैंने बताया था अनुसूचित जाति और अन्य जो अनुसूचित जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों के संबंधित सार्वजनिक शिक्षा की बात कर। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता। बिल्कुल। 41 में काम पाने का बिल्कुल से, 44 में समान और 48 में कृषि एवं पशुपालन गठन। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल कोई भी इसमें आप लोगों को मैचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता, 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। तो ये तो आपका जो था मौलिक अधिकार में था। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों ये बात करता है। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो कौन से? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये मादक और पेय पदार्थों की जो बात करता है ये किस में करता है? कौन से अनुच्छेद में करता है बताइए? कौन से अनुच्छेद में बात करता है? मादक और पेय पदार्थों की बात करता है। ठीक है, मादक और पेय पदार्थों की बात करता है। ये मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की हमने कर ही लिया था। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात ही कर ही लिया था। हाँ, ये भी बात करता। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया उपरोक्त कथनों में से। तो देखो इसमें जो बात की गई है, ठीक है, इसमें जो बात की गई है जो आपका चौथा है, इसमें देखो किस कथनों पर विचार किया गया है। तो कहा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? कौन से सही हैं? तो देखो समान भारतीय संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो ये तो बात गलत हो गई, काट दिया। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, ये तो बात सही है। हाँ, उसमें से कौन सा?
ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मादक निषेध है, काम करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो देखो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं शामिल सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये तो जोड़ा गया। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल नंबर 44। सभी नागरिकों को एक समान आचार संहिता की भी बात करता है। क्या है? नागरिकों को एक समान सिविल संहिता की बात करता है। तो ये तो आपकी क्या थी, आर्टिकल नंबर 44 में थी। क्या थी? आर्टिकल नंबर 44। और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की जो बात करता था वो आर्टिकल नंबर 39 में। सभी नागरिकों को एक समान आचार संहिता जो है इसकी बात नहीं करता है, जबकि उद्योगों में प्रबंधन और उसकी बात भागीदारी की बात करता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है। भाई जो ये कल्याणकारी राज्य का जो विचार पाया गया है संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास भैया यहीं पे आप लोगों की समाप्त होती है। इसमें 47 ही क्वेश्चंस थे। आगे मिलेंगे आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में संसद आएगा, संसद के बाद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति। ऐसे ही करके आपकी ये सारी क्लासें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी और आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। उतना तो नहीं, लेकिन हाँ पॉलिटी उल्टी में तो कर पाएंगे, वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है। लेकिन 80% गारंटी है 80% स्कोर करने की। आगे बढ़, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आपकी मर्जी पे डिपेंड है। ओके बाय।